जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो हम देख रहे हैं क्लास 6 की एसएसटी का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये न्यू बुक है क्लास 6 की, तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। तो हमें इनके प्रकार और महत्व देख लेते हैं, नोट करेंगे। स्थल रूपों के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। फर्स्ट पॉइंट में पर्वत लिख लेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। पर्वत मुख्यतः ऊंचे होते हैं। आसपास के परिदृश्य की तुलना में वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे खनिज और वन जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। बहुत से लोग पहाड़ों में रहते हैं और उनकी अक्सर अनूठी संस्कृतियां और परंपराएं होती हैं। पहाड़ पर्यटन के लिए भी लोकप्रिय हैं क्योंकि लोग लंबी पैदल यात्रा, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लेते हैं। हिमालय न केवल सुंदर है बल्कि भारत में कई लोगों के लिए पवित्र भी है। यह हो जाएगा पर्वत का। अब हम पठार का देख लेते हैं। पठार में है, ये समतल क्षेत्र है जो आसपास की ज़मीन से ऊपर हुए। पठारों में 2 तरह की ज़मीनें होती हैं, पथरीली और काली मिट्टी। खेती के लिए पथरीली मिट्टी की तुलना में काली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। वे खनिजों से समृद्ध हैं, उन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। अफ्रीकी पठार में हीरा और सोना पाया जाता है। भारत में सोना, नागपुर पठार में लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज के विशाल संसाधन पाए जाते हैं। पठारों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली और संस्कृतियाँ मैदानों या पहाड़ों की तुलना में अलग हो सकती हैं। थर्ड है इसमें मैदान। यह समतल या हल्के उतार चढ़ाव वाली सतह होती है। मैदान कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें आमतौर पर उपजाऊ मिट्टी होती है जो फसल उगाने के लिए अच्छी होती है। मैदान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का भी पोषण करते हैं। कई शहर मैदानों पर बनाए जाते हैं क्योंकि उन पर यात्रा करना आसान होता है और वहाँ सारे संसाधन होते हैं। भारत में गंगा का मैदान सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और यहाँ बड़ी आबादी रहती है। ये हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियाँ एवं अवसर हैं। तो इनकी चुनौती और अवसर देख लेते हैं। सबसे पहले पर्वत पे चुनौती देख लेते हैं कि भारी बर्फबारी और ठंडे तापमान जैसे कठोर मौसम के कारण पहाड़ों में रहना कठिन हो सकता है। भोजन, पानी और अन्य आपूर्ति प्राप्त करना भी कठिन हो सकता है क्योंकि भूभाग खड़ी ढलान वाला है और नौचालन करना मुश्किल है। ये हो जाएंगी चुनौतियाँ पर्वत पर। अब पर्वत पे अवसर देख लेते हैं, उसको भी नोट कर लेंगे। पहाड़ पर्यटन के लिए खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य और अवसर पेश करते हैं। कुछ पर्यटक पैराग्लाइडिंग, स्काइंग, सीढ़ीनुमा खेती और पहाड़ी ढलानों पर काटी गई भूमि की सीढ़ियाँ होती हैं। लोग पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा के लिए भी इन ऊंचे इलाकों, हाइकिंग और पर्वतारोहण जैसे खेलों के लिए भी पहाड़ों पर जाते हैं और यात्रा करते हैं। ये उनकी आय के लिए मुख्य स्रोत है। अब हम पठार की चुनौतियाँ देख लेते हैं। पठारों में पानी की आपूर्ति, परिवहन की कमी, उपजाऊ भूमि का न होना जैसी चीज़ें सीमित हो सकती हैं। इससे लोगों के लिए फसल उगाना या पशु पालना मुश्किल हो जाता है। मौसम भी बहुत ख़राब हो सकता है, जिसमें गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। अब इसमें अवसर नोट कर लेंगे पठार के। हालांकि पठारों में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं,
जिनका खनन किया जा सकता है। पठारों में अनेक झरने हैं। ये झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह इन क्षेत्र के लोगों के लिए आय का स्रोत है। अब मैदान में चुनौतियाँ। कुछ मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है, खासकर वर्षा के क्षेत्रों में। वर्षा के मौसम में मिट्टी का कटाव भी एक समस्या हो सकती है, जिससे खेती प्रभावित हो सकती है। हाल ही में मैदानी इलाकों में प्रदूषण भी एक समस्या बन गया है। अवसर देख लेते हैं मैदान में। मैदानी इलाके कृषि के लिए एक आदर्श हैं, जिसका अर्थ है कि लोग बहुत सारा अनाज उगा सकते हैं। इससे आबादी बढ़ती है और शहरों का विकास होता है। समतल भूमि परिवहन को भी आसान बनाती है, जो व्यापार और यात्रा के लिए अच्छा होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब इसमें आगे देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इनको खुद करेंगे या आपके अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इनका आंसर करना होगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। अब बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहे हैं ये कि चित्रों के माध्यम से 3.6 पृष्ठ 50 पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए और प्रत्येक पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह भी विचार कीजिए कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं, फिर भी लोग वहां क्यों रहते हैं। तो हम इसको भी आपको खुद करना होगा, बाकी थोड़ी सी हेल्प के लिए मैं भी बता देती हूँ। इसमें यहाँ इन्होंने चित्र दे रखे हैं, जैसे कि आकस्मिक बाढ़ आती है और भूस्खलन होता है पर्वतों पर, और यहाँ पे पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना, जैसे लोग जाते हैं घूमने के लिए पर्वतों पर, और हिमस्खलन होता है, भारी हिमपात होता है, बादल फटना और ठंडा मौसम। ये सारी समस्या है, तो इसी पर इनको बताना है हमको कि इनको कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। पहले तो भूस्खलन के बारे में लिखते हैं कि भूस्खलन तब आता है जब अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी या पत्थर गिरते हैं। कहाँ से गिरते हैं? वो पहाड़ से गिरते हैं। ठीक है, और भारी बारिश या भूकंप के बाद ऐसा हो सकता है। घर नष्ट हो जाते हैं, परिवार और पशुधन की हानि हो सकती है। लोगों को ऐसी जगहों से सावधान रहने की ज़रूरत है जहां उनके घर और खुद के लिए भूस्खलन की संभावना है। ठीक है, अब इसमें आकस्मिक बाढ़ है। आकस्मिक बाढ़ एक अचानक और तीव्र बाढ़ है जो पहाड़ियों में भारी बारिश और बादल फटने के बाद आ सकती है। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, जिससे लोगों को बचकर निकलकर भागना मुश्किल होता है। अचानक आने वाली बाढ़ से घरों को नुकसान पहुंच सकता है, सड़कें बह सकती हैं और यहाँ तक कि लोग घायल भी हो जाते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए मौसम की चेतावनियों से आकस्मिक बाढ़ के बारे में पता होना चाहिए। फिर है इसमें अनियंत्रित पर्यटन। अनियंत्रित पर्यटन का अर्थ है बहुत अधिक पर्यटक उचित प्रबंधन के बिना पहाड़ों पर आते हैं। इससे प्रदूषण, पर्यावरण को नुकसान और भीड़ भाड़ की समस्या हो सकती है। इससे पानी, भोजन और यातायात की भीड़ जैसे स्थानीय संसाधनों पर भी दबाव पड़ सकता है। पर्यटकों की भीड़ भाड़ से स्थानीय लोगों की संस्कृति प्रभावित होती है। अब इसमें हिमस्खलन है। हिमस्खलन तब होता है जब पहाड़ की ढलान से अचानक बड़ी मात्रा में बर्फ़ या चट्टानें गिरती हैं। पहाड़ों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हिमस्खलन घरों को नष्ट कर सकता है और सड़कों को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे लोगों को मदद मिलना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को हिमस्खलन के संकेतों के बारे में पता होना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। फिर इसमें है भारी बर्फबारी या फिर हिमपात भी बोलते हैं इसको। भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध होने से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
और बर्फ़ के कारण छतें भी गिर सकती हैं। फिर है बादल फटना। बादल फटना एक अचानक होने वाली घटना है जिसके कारण बहुत कम समय में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में यह विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है क्योंकि खड़ी ढलानों के कारण पानी तेज़ी से नीचे की ओर बह सकता है। बादल फटने के बाद बाढ़ आ सकती है, फसलें नष्ट हो सकती हैं और मानव और पशुओं को हानि हो सकती है। फिर है इसमें ठंडा मौसम। पहाड़ों पर ठंडा मौसम बहुत कठोर हो सकता है। इससे तापमान जम सकता है जो असुविधाजनक हो सकता है। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों में गर्म कपड़े और गर्मी की ज़रूरत होती है। ठंड के मौसम में अनाज उगाना और संसाधनों तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में हेल्प करेगा। और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा की गतिविधि के रूप में बहुत ऊंचाई से लिए गए उत्तर भारत के क्षेत्र के उपग्रह चित्र 3.9 का अवलोकन कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर चित्र है, आपको दिखाया हुआ है, बुक में दे रखा है। इसको आपको देखकर यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर बताने हैं। ये तो बिल्कुल इजी है। तो गंगा के मैदान का रंग कौन सा है? गंगा के मैदान का रंग है हरा। और सफ़ेद रंग किस वस्तु को दर्शा रहा है? सफ़ेद रंग हिमालय पर्वत के बर्फ़ या बर्फ़ से ढके क्षेत्र को दर्शा रहा है। थर्ड है, उपग्रह चित्र के नीचे बाईं ओर भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शा रहा है? वह दर्शा रहा है थार रेगिस्तान या शुष्क है। जो भूरा इलाका है वो भूमि को दर्शा रहा है और थार रेगिस्तान का है वो। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, क्या आप अपने प्रदेश की नदी के स्रोतों अथवा संगम के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? हाँ, तो नोट कर लेंगे इसको। हमारे देश में कई लोग निम्नलिखित नदियों को पवित्र मानते हैं। सिंधु नदी को मानते हैं जम्मू और कश्मीर लद्दाख के लोग। गंगा नदी को मानते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी। ठीक है। और यमुना को मानते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। 6 नंबर पे कावेरी को कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे और नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास की नदी पर जाइए और वहाँ होने वाली सभी आर्थिक या सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। उन्हें लिखकर अपने सहपाठियों के साथ उन पर चर्चा कीजिए। तो ये आपको खुद करना है। इसमें अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके खुद करना होगा आपको, या फिर आप जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि नदी पर क्या क्या होता है। नदी पर कुछ लोग मछली पकड़ते हैं, कुछ लोग कपड़े धो रहे होते हैं, कुछ घूमने आते हैं नदियों पर, और कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे होते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। और भारत के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, साथ ही पहचान कीजिए कि वे पर्यटन स्थल किस प्रकार के स्थल रूप से संबंधित हैं। तो इसमें टेबल बना लेंगे और पर्यटन स्थल और भू आकृतियों की श्रेणी नोट कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले इसमें है शिमला, कश्मीर, मसूरी, नैनीताल, ये सब पहाड़ी इलाके हैं। माउंट आबू, कोडाई नहर, ये सब पठार हैं। और गोवा, जुहू समुद्र तट मैदान हो जाएगा। जैसलमेर, थार रेगिस्तान, ये सब रेगिस्तान की भूश्रेणी में आते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं। अब इसमें अभ्यास के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है?
इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं? तो ये तो आपको वैसे तो खुद करना चाहिए ये वाला भी, और अगर इसको मैं इसको अपने अकॉर्डिंग करवाऊँ तो आप नोट कर लो। मेरा शहर समतल भू आकृति में स्थित है। पठार समतल क्षेत्र होते हैं जिनमें बहुत कम ऊंचाई में परिवर्तन होता है। अपने आसपास मैं नदी जैसी विशेषताएं देखती हूँ, जैसे नदी हो जाएगी और खुले मैदान और कुछ पहाड़ियाँ। तो नदी का नोट कर लेंगे। पास में एक नदी जो सिंचाई, घरों और कारखानों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। इस नदी में कई त्यौहार, समारोह और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। मुझे नौका चल का भी आनंद आता है और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इसमें खुले मैदान। फसलें उगाने के लिए मिट्टी उपजाऊ और अच्छी है। भूमि के बड़े क्षेत्रों का उपयोग खेती और विभिन्न फसलों का उगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो बच्चे नदी के पास रहते हैं वो नदी वाला पॉइंट नोट कर लेंगे, और जो खुले मैदान में रहते हैं वो खुले मैदान वाला, और जो पहाड़ियों की तरफ रहते हैं वो पहाड़ी वाला नोट करेंगे। उनके लिए बता देती हूँ, यद्यपि अधिकांशतः समतल है, फिर भी कुछ दूरी पर हल्की पहाड़ियाँ हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। तो छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान हमें 3 अलग अलग भू आकृतियाँ देखने को मिली। सबसे पहले क्या मिला? छोटा नागपुर पठार। पठार एक ऐसा क्षेत्र है जो भू आकृति जो आसपास की भूमि से ऊपर उठती है और जिसकी सतह समतल होती है। इसके कुछ किनारे अक्सर खड़ी ढलान वाले होते हैं। जलवायु आमतौर पर ठंडी होती है और यहाँ विविध वनस्पति और जीव वाले जंगल होते हैं। फिर इसमें मिलती है गंगा नदी का मैदान मिलता है, जो कि प्रयागराज हो जाएगा। जैसे हम प्रयागराज की ओर बढ़ते गए, हम गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदानों में प्रवेश कर गए। ये मैदान विस्तृत, समतल या हल्की सी तरंगित सतह वाले हैं। इनमें कोई बड़ी पहाड़ी या गहरी घाटी नहीं है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और कृषि करना है। थर्ड इसमें हिमालय क्षेत्र अल्मोड़ा आ जाएगा। अंततः हम अल्मोड़ा पहुँचे, जो हिमालय के तलछटी में है। यह इलाका पहाड़ी है जिसमें खड़ी ढलानें और संकरी घाटियाँ हैं। यहाँ का मौसम ठंडा है और यहाँ का परिदृश्य सुंदर, और जहाँ जंगल और विविध वन्य जीव हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसमें कर लेंगे नोट। यहाँ भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और वहाँ की आकृतियाँ दी गई हैं। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कि मैदानी भू आकृति है। अमरनाथ गुफा हिमालय पर्वतीय स्थल रूप में आता है, ठीक है। वैष्णो देवी त्रिकुटा में पर्वत स्थित है और पर्वतीय स्थल रूप है। ऋषिकेश में हिमालय के तलछटी में स्थित है, जो कि पर्वतीय स्थल रूप है। तिरुपति में तिरुमाला पहाड़ियाँ पर्वतीय स्थल रूप में आ जाएगा। कुंभ मेला प्रयागराज में महाकुंभ विश्व में सबसे बड़ा लगता है और समतल भू आकृति है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है, जो कि मैदानी भू आकृति में स्थित है। अब इसमें सही गलत आ गया है, तो इसको भी देख लेंगे। सही या गलत बताइए। हिमालय गोल शिखरों वाली निर्मित नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो यह उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है।
और जो हिमालय है एक युवा पर्वत है, शीर्ष पर उनके नुकीले शिखर हैं, खड़ी ढलानें हैं और गोल शिखर नहीं है। फिर इसमें पठार प्राय एक ओर से उठे हुए होते हैं, तो यह उत्तर सही है। इनकी कुछ भुजाएं खड़ी ढलान वाली हैं, सभी नहीं। इसकी एक या अधिक भुजाएं अपने आसपास से तेजी से ऊपर उठती हैं। फिर है इसमें पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं, तो ये भी आंसर हो जाएगा, सही है ये भी आंसर। पर्वत और पहाड़ियाँ दोनों ही आसपास की जगहों से बहुत ऊंचे हैं, लेकिन पहाड़ आमतौर पर पहाड़ियों से ऊंचे होते हैं। फिर इसमें है नीचे नेक्स्ट इसमें पूछा है, भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार की वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। ये हो जाएगा गलत। प्रत्येक भू आकृति भिन्न भिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को आश्रय देती है। नेक्स्ट है इसमें गंगा यमुना की सहायक नदी है, ये भी गलत है। गंगा यमुना नदी से बड़ी है। जो मरुस्थल है, मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है, यह सही है। रेगिस्तान में ग्रीष्मकाल बहुत गर्म और शुष्क होता है तथा सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं, इसलिए केवल अद्वितीय वनस्पतियाँ और जीव ही जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है, तो यह सही है। पर्वत और पहाड़ियों से पिघलने से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, ये सही है। तलछट जीव जंतुओं को समृद्ध करते हैं और जिससे भूमि उपजाऊ बनती है। नेक्स्ट है इसमें सभी मरुस्थल गर्म होते हैं, तो ये गलत है। रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं, जैसे सहारा या गोबी, ठीक है। अब इसमें आपको मिलान करना है। मिलान में हम एवरेस्ट को हम मिला देंगे पर्वतारोहण से, ठीक है। राफ्टिंग को मिला देंगे हम नदी से। ऊंट को मिला देंगे हम मरुस्थल। पठार को मिलाएंगे हम विश्व की छत। गंगा का मैदान हो जाएगा धान के खेत, और जलमार्ग हो जाएगा गंगा। और किलिमंजारो ग्लीसरंग को मिला देंगे हम अफ्रीका से, और यमुना को मिला देंगे हम सहायक नदी से। ये हो जाएगा मैचिंग। यहाँ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें हमने क्लास 6 की एसएसटी की न्यू बुक आई है, उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।